स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिवीजन वाला क्लास चल रहा है, तो रिवीजन वाला क्लास का आज सेट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग एसएसटी से कुल 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात याद दिला दूं कि इस चैनल पर हमारे जो भी नए दोस्त हैं, पहली बार आए हैं या जो पहले से भी हैं, वो सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं मोटिवेट होता हूँ। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से और अपने दोस्तों को शेयर करने से। तो प्लीज़ इसको जारी रखिए। इसमें कमी नहीं कीजिए, इसमें जो है कंजूसी नहीं कीजिए। जितना हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत ज़रूर बढ़ाइए। इसके लिए मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भई भारत के जो है कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मालाबार, ऑप्शन बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है केरल और डी में है कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि मालाबार में जो है गरम मसालों की खेती की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के फैसले खाली स्थान होते हैं। लोकतंत्र के फैसले जो भी होते हैं वह किस आधार पर होते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के आदेशों के आधार पर, ऑप्शन बी है धर्म के आधार पर, ऑप्शन सी है बहुमत के आधार पर और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बहुमत के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुमत के आधार पर। लोकतंत्र के फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी कि गठबंधन सरकार जो होती है उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है मजबूत, ऑप्शन बी है ढीली, ऑप्शन सी है अति मजबूत, ऑप्शन डी है कठोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ढीली, क्योंकि गठबंधन सरकार जो होती है उसकी पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है के समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। भाई समवर्ती सूची आखिर है क्या? तो थोड़ा यहाँ इस पर चर्चा किया जाए कि समवर्ती सूची है क्या? किसको कहा जाता है समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 का नाम समवर्ती सूची है। ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 का नाम समवर्ती सूची है। इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। संविधान का संशोधन करके 5 प्रविष्टियों को समवर्ती बनाया गया है। यह कौन कौन है भाई? तो न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप और एक में आता है पांचवा में वन, वन चौथा में आता है और शिक्षा पांचवा में आता है।
संघ और राज्य दोनों ही इन प्रविष्टियों पर विधि बनाने में सक्षम होती हैं। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों राज्य और केंद्र जो है समवर्ती सूची में इन दोनों को रखा गया है। समवर्ती सूची का अर्थ अगर समवर्ती सूची के अर्थ के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या-क्या आता है भाई? तो इसके सूची में यानी समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल हैं और इस शामिल सूची में विषयों पर कानून बना सकते हैं। परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाता है और माना जाएगा और माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 2 मई 1951। तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखा जो आ जाता है जिसको आम भाषा में सूखा बोलते हैं, सुखाड़ यानी सूखा जो आता है उससे बचाव का मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन ए है नदियों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन बी है वर्षा जल का संग्रह, ऑप्शन सी है बाढ़ की स्थिति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भाई वर्षा जल का संग्रह जो है यह सबसे मुख्य तरीका है सूखा से बचाव के लिए, वर्षा जल का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्षा जल का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1923, बी है 1925। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है भाई। तो ऑप्शन ए है जनवरी 1905, ऑप्शन बी है फरवरी 1917, ऑप्शन सी है नवंबर 1917, ऑप्शन डी है मई 1919। तो 17 वाला तो दो ठो है लेकिन फरवरी में भी नहीं, वह नवंबर में हुआ था। तो नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन ए है 8 करोड़ से कम, ऑप्शन बी है 9 करोड़ से कम, ऑप्शन सी है 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी है 9 करोड़ से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्योंकि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा थी। 8 करोड़ से अधिक। ऑप्शन सी 8 करोड़ से अधिक 2001 में बिहार की जनसंख्या थी। तो 8 करोड़ से अधिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी में है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर महाराष्ट्र, क्योंकि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में खरीफ फसल कौन है? भाई खरीफ फसल पर थोड़ा जो है चर्चा कर लिया जाए खरीफ फसल के बारे में कि खरीफ फसल क्या है, इसका उदाहरण भी क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो खरीफ की फसलों में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत और भी बहुत सारे जो है फसल इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो हमने अभी नाम रखा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास, ये सभी जो है स्पेशल है, मुख्य है खरीफ फसल के लिए। इन फसलों को अधिक तापमान के साथ-साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की भी आवश्यकता होती है और इन फसलों को जून-जुलाई में बोया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि खरीफ फसल को जून से लेकर जुलाई तक ये समय जो होता है, खरीफ फसल को बोने का टाइम होता है, वक़्त होता है। यानी जून से लेकर जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल में। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन है भई? तो ऑप्शन ए है गेहूँ, तो गेहूँ है नहीं, ऑप्शन बी है सरसों, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है चावल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा, बताया आपको, तो चावल खरीफ फसल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु की किन पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो याद रखिए एक नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है और वह तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर नीलगिरी। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आखिर संघ राज्य की विशेषता क्यों नहीं है भाई? तो ऑप्शन ए है लिखित संविधान की वजह से, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन की वजह से, ऑप्शन सी है एकहरी शासन व्यवस्था या इकहरी शासन व्यवस्था की वजह से, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, क्यों? एकहरी शासन व्यवस्था के वजह से संघ राज्य की व्यवस्था विशेषता नहीं है। अब एकहरी शासन व्यवस्था क्या है? एकहरी शासन कहिए या इकहरी शासन कहिए, इसका मतलब क्या होता है भाई इकहरी शासन का? तो इकहरी शासन जो है भारत में इकहरी नागरिकता है, अर्थात कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है। एकीकृत न्यायपालिका, एक संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि ये सभी इकहरी नागरिकता का में आता है। उस राज्य की जिसमें वह निवास करता है वह दूसरे संघ की है, जैसा कि अमेरिका में है। तो इकहरी शासन व्यवस्था के वजह से संघ राज्य के की विशेषता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। मतलब 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो अब बहुत ही कम थी। देखते हैं ऑप्शन ए है 10%, बी है 15%, सी है 33%, डी है 50%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि 10% 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी भाई? तो वह सिर्फ 10% थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ?
भाई सहकारिता आंदोलन जो है यह 1904 में हुआ। कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ज़रा-सा यहाँ पर इसकी चर्चा कर लिया जाए सहकारिता आंदोलन पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल दिया जाए। तो कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग जो व्यवसाय चलाकर समाज की आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ कराते हैं, उन सभी को सहकारिता या सहकारी समिति कहा गया। अब जो है भारत में सहकारिता आंदोलन का जो एक लंबा एवं विस्तृत इतिहास है, लगभग 100 वर्ष से भी अधिक की अवधि के दौरान ये आंदोलन ने विविध प्रकार के कार्य किए हैं तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन देश में सहकारी आंदोलन यानी कि सहकारिता आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनकर अनेक विसंगतियों के जाल में फंसा दिया गया है। चलिए अब हम इसका जो है आंसर तो 1904 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई का विस्तारित रूप बताएँ। मतलब आरबीआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई का फुल फॉर्म, आरबीआई का विस्तारित रूप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछे तो आप पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। स्पेलिंग भी या थोड़ा बहुत का अंतर होता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है रिवाइज़ बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है रिवाइज़ बुक ऑफ इंडिया, इसलिए पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़िए। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए ही दिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने लगा दिया कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए, पूरा ऑप्शन देखना चाहिए। जल्दीबाजी किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जीएनपी का विस्तारित रूप बताएं। तो जीएनपी का विस्तारित रूप क्या होता है? ऑप्शन ए देखते हैं ग्लोइंग नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है गोल्डन नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्योंकि जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एटीएम का विस्तारित रूप बताएं। भाई एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका भी ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमोटिव टेलर मशीन, ऑप्शन सी है ऑटोमोटिव ट्रेलर मशीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। भाई और एटीएम का फुल फॉर्म होता है विस्तारित रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर और एम से मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का विस्तारित रूप होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक प्यारा-सा कमेंट करके लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। याद रखिए हमारे कोई भी शिक्षक साथी छूटने नहीं चाहिए। इस बात का ख़्याल आप लोग ज़रूर रखिए और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बार-बार बताता हूँ कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मुझे हिम्मत मिलती है और आप लोग मेरे फैमिली मेंबर बन जाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, हिम्मत मिलती है, मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी।
तो ऑप्शन ए देखते हैं 1990, बी है 1995, सी है 2000, डी है 2005। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1995। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। आज का सेट हमारा ये समाप्त होता है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।